हाँ बाबा, मैं बोल सकता हूँ। एक्चुअली मुझे किसी से बात करनी है। क्या आप मुझे अपना फोन देंगे? भिखारी शांत लेकिन दृढ़ता से बोला। अब पुजारी जी की बोलती बंद हो चुकी थी। उन्होंने चुपचाप अपना फोन निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। वो फोन लेकर एक कोने में गया और एक आईएसडी नंबर डायल किया। लंबी रिंग के बाद फोन उठाया गया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, कौन बोल रहा है? तभी भिखारी ने रौबदार और स्पष्ट आवाज में कहा, मैं बोल रहा हूं, मैं शौर्य राठौड़। दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ये क्या सुन रहा है। इधर पुजारी जी का भी यही हाल था। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिसे वो लगभग 6 महीने से गूंगा समझ रहे थे, आज वो कितने रौबदार तरीके से फोन पर बात कर रहा है। इधर राय साहब की हवेली में बलवंत राय का लेक्चर सुनकर सब सन्न हो चुके थे। उन्होंने न सिर्फ बड़ी बहू सरला जी को फटकार लगाई थी, बल्कि इसी बहाने वो पूरे परिवार को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये शायद उनकी ही बातों का असर था कि परिवार के कुछ लोग शिप्रा की समस्या को मिलकर हल करने का मन बना चुके थे। तभी बलवंत राय का छोटा बेटा जगताप अपनी जगह पर खड़ा हुआ और भावुकता के साथ बोला, मैं भी एक लड़की का बाप हूं और मैं समझता हूं कि अगर मेरी बेटी रागिनी के साथ ऐसा कुछ होता तो जो शिप्रा ने किया, मैं तो शायद उससे भी ज्यादा कुछ कर जाता। और मेरे लिए रागिनी और शिप्रा में कोई अंतर नहीं है। वो भी मेरी बेटी ही है और मैं अपनी बेटी के साथ गलत करने वालों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करूंगा। अपने परिवार के दुश्मन से निपटने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा, मैं वो हर कोशिश करूंगा। जगताप चाचा की बात सुनकर शिप्रा भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी सरला जी का बड़ा बेटा कुलवंत शिप्रा की ओर देखते हुए बोला, मैं भी अपनी बहन को मझधार में यूं अकेला नहीं छोड़ सकता दादाजी। शिप्रा मेरी भी बहन है और मैं अपने परिवार के दुश्मन से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तभी राजदीप राय ने सभी को आगाह करते हुए कहा, मुख्तार के बदले की आग अभी बुझी नहीं है। वैसे भी वो कहकर गया है कि ये तो बस शुरुआत है। हो न हो वो फिर से कुछ करेगा। इसलिए हमें पहले अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का इंतजाम करना चाहिए। उसके बाद उसे रोकने के तरीके खोजने होंगे। देखते ही देखते परिवार के सभी लोग अपनी राय सामने रखने लगे। अब जाकर बलवंत राय के चेहरे से परेशानी का भाव कुछ कम हुआ। अब जाकर उन्हें लगा कि इस परिवार की नींव उतनी भी कमजोर नहीं है जितना वो सोच रहे थे। लेकिन जगताप और कुलवंत की बातें सुनकर सरला जी का चेहरा लटक चुका था। इधर मंदिर में पुजारी को शौर्य अब कुछ अलग ही नजर आ रहा था। आज उन्हें अचानक लगा कि शौर्य का पूरा व्यक्तित्व ही बदल चुका है। अभी तक वो जिसे दीनहीन समझ रहे थे, अचानक उसके बात करने का अंदाज देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही व्यक्ति है जिसे वो इतने समय से जानते हैं। इधर शौर्य फोन पर सामने वाले के बोलने की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति उसकी बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। वो गहरी उलझन में पड़ चुका था। फोन की दूसरी तरफ सचमुच शौर्य ही है, ये बात मान पाना उसके लिए बेहद मुश्किल नहीं, असंभव था। वो गुस्से में बोला, हे मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, ये मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, समझे तुम? इस पर शौर्य ने शांत लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, विक्रम, ये मैं ही बोल रहा हूं, शौर्य। अपना नाम सुनकर विक्रम और भी चौंक गया, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो वो सुन रहा है वो सच भी हो सकता है। लेकिन फिर उसने एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत किया और अनुमान लगाने की कोशिश की। फोन पर सुनाई दे रही इस आवाज में वही ठहराव और खनक थी जो उसके बॉस शौर्य राठौड़ की आवाज में हुआ करती थी। और जिस तरह उसने उसका नाम लिया था, वैसे तो सिर्फ उसके बॉस ही उसे पुकारा करते थे। क्या ये सच में आप हो? अब जिंदा हो बॉस? उसने उत्सुकता और अविश्वास से पूछा, तो शौर्य ने उसे आश्वस्त करते हुए जवाब दिया, हां, मैं ही हूं और मैं एकदम सही सलामत हूं। शौर्य समझ रहा था कि विक्रम के लिए अचानक इस बात पर विश्वास करना कितना मुश्किल होगा कि वो जिंदा है, क्योंकि पिछले 6 महीने से उसने किसी से कोई संपर्क नहीं किया था। बहुत से लोगों ने शौर्य को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था, जिसमें उसके दोस्त और दुश्मन दोनों ही शामिल थे। तभी विक्रम ने उत्सुकता के साथ पूछा, आप कहां हो बॉस? हमने आपको कितना ढूंढा पर आपका कोई पता नहीं चला।
इतना कहते हुए विक्रम भावुक हो उठा और रूंधी आवाज में बोला, सबके साथ मैंने भी यह मान लिया था कि प्लेन हादसे में आप नहीं रहे। विक्रम के मन में खुशी, उत्साह और गहरे दुख से उभरने के भाव एक साथ जाग उठे थे। आज सच्चाई उसके सामने थी, जिसे स्वीकारते हुए उसने खुद को संभाला और फिर उत्साहित होकर बोला, मैं बता नहीं सकता सर कि आपकी आवाज सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। इसके बाद विक्रम ने जल्दीबाजी में कहा, आप बस बताओ आप हो कहां, मैं अभी आपके पास आता हूं। विक्रम की खुशी उसकी आवाज में बखूबी झलक रही थी, लेकिन शौर्य उसे समझाते हुए बोला, मैं जानता हूं विक्रम कि तुम मेरे पास आना चाहते हो। मैंने तुम्हें फोन भी इसीलिए किया है कि तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि मुझे कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। एक्चुअली मैं अब तक जिस अज्ञातवास में रह रहा था, मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा दिनों तक इस स्थिति में रह पाऊंगा। विक्रम बड़े ध्यान से अपने बॉस की एक एक बात सुन रहा था और स्थिति का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। वहीं शौर्य ने एक पल अपने अगल बगल देखा और फिर चिंता भरे स्वर में बोला, दरअसल मेरे आसपास कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि मैं चाहकर भी उसमें इन्वॉल्व हुए बिना रह नहीं सकता। इसके बाद शौर्य ने निर्देश देते हुए कहा, तुम बस तैयार रहना, कभी भी तुम्हें मेरा बुलावा आ सकता है। इस पर विक्रम चिंतित होकर बोला, लेकिन आप अज्ञातवास में क्यों हो बॉस? आपको पता है आपके ना होने की खबर सुनकर आपके पिताजी की क्या हालत हो गई है। कहते हुए वो उदास हो गया, लेकिन अगले ही पल हल्की खुशी जताते हुए बोला, जब आपके पिताजी को पता चलेगा कि आप बिल्कुल सही सलामत हो, तो उनको तो मानो संजीवनी मिल जाएगी। वैसे भी वो आज भी उस वक्त को कोसते हैं जब उन्होंने आपको इंडिया जाने दिया था। इतना कहकर विक्रम लगभग उछल पड़ा और फिर उत्साह के साथ बोला, मैं भी जाकर उन्हें बताता हूं कि आप जिंदा और सही सलामत हो। नाना, अभी किसी को सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है। शौर्य तपाक से बोला, अगर मुझे यह जाहिर ही करना होता कि मैं जिंदा हूं, तो फिर मैं यूं छुप कर क्यों रहता? जब सही समय आएगा तो मैं खुद ये बात जग जाहिर कर दूंगा, पर अभी नहीं। कहते हुए शौर्य की आवाज गंभीर हो गई। वो बोला, और वैसे भी जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि मेरे ही परिवार में से कौन मुझे मारना चाहता है, तब तक दुनिया की नजर में मेरा मरा रहना ही ठीक होगा। ये सुनकर विक्रम चौंक उठा और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं बॉस? कोई आपको मारना चाहता है? ऐसा कौन हो सकता है? यही तो पता लगाना है कि आखिर मुझे कौन मारना चाहता है। कुछ सोचते हुए शौर्य ने गंभीर स्वर में कहा। इस पर विक्रम ने फिर सवाल किया, यानी आपका जो प्लेन क्रैश हुआ था वो स्वाभाविक घटना नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत किया गया था, पूरी प्लानिंग के साथ। वो तो ऐन वक्त पे मुझे होश आ गया, इसलिए मैं बच गया। शौर्य ने उस दिन को याद करते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, प्लेन क्रैश की घटना के बाद भी पूरे इलाके में मुझे जिस तरह ढूंढा गया, वो भी कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो मुझे बचाने के लिए नहीं, चेक करने के लिए मुझे ढूंढ रहे थे कि मुझे रास्ते से हटाने का उनका मकसद पूरा हुआ है कि नहीं। मेरी इंट्यूशन कहती है कि इस षड्यंत्र में मेरे किसी अपने का हाथ है। कहते हुए शौर्य की आंखों में दुख नजर आ रहा था, लेकिन उसने दृढ़ता के साथ अपना मकसद साफ किया। बस अब पता यह लगाना है कि वो आस्तीन का सांप कौन है। इस पर विक्रम ने चिंता जाहिर करते हुए बोला, वो तो हम पता लगाकर ही रहेंगे बॉस, पर आप अपने पिताजी को तो बता ही सकते हैं, नहीं तो आपके चले जाने के गम में दिन प्रतिदिन उनकी हालत खराब होती जाएगी। इस पर शौर्य स्थिति को समझाते हुए बोला, तुम्हारा कहना सही है, पर मैं चाहता हूं कि मेरे जीवित होने की खबर अभी बाहर ना ही आए तो अच्छा है, नहीं तो मेरे दुश्मन फिर से सतर्क हो जाएंगे। कहते हुए शौर्य एक पल के लिए रुका और फिर कुछ सोचकर बोला, मैं ऐसा करूंगा कि खुद ही पापा से बात करके उन्हें अपने हालातों की जानकारी दे दूंगा। शौर्य की बातों में अपने पापा के लिए कंसर्न साफ झलक रहा था, लेकिन तभी विक्रम के मन में जिज्ञासा जाग उठी और उसने पूछा, आपको किसी पर शक है क्या बॉस? शक तो है, पर जब तक मेरा शक यकीन में नहीं बदल जाता, तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता। शौर्य की इस बात पर विक्रम आश्वस्त होकर बोला, ये बात तो आप ही बेहतर समझ सकते हैं बॉस। फिर अगले ही पल वो उत्सुकता के साथ बोला, आप तो मुझे ये बताइए कि मैं कब तक आपके पास आ सकता हूं?
जल्दी ही। तुम इंतजार करो, कभी भी मेरा बुलावा तुम्हें आ सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ और काम करना है। शौर्य ने गंभीरता के साथ कहा तो विक्रम किसी फौजी की तरह अलर्ट हो गया। आप बस हुक्म कीजिए बॉस। जल्दी ही बताऊंगा, तुम तैयार रहना, मुझे कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद शौर्य ने फोन कट कर दिया और पुजारी की तरफ पलटा। पुजारी बड़ी बड़ी आंखों से शौर्य को ही घूरे जा रहा था। अभी अभी शौर्य की जो भी बातें उन्होंने सुनी वो उनका मतलब निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो ये तो समझ चुके थे कि ये भिखारी जो दिख रहा है वास्तव में वो है नहीं, इसका बैकग्राउंड कुछ अलग ही है। शौर्य ने पुजारी को उनका फोन लौटाते हुए कहा, बाबा, मेरी बातों से आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि मेरी असलियत कुछ और है और मैंने छुपने के लिए भेष धारण किया है। पुजारी जिज्ञासा से बोले, वो तो मैं समझ गया बेटा, पर हकीकत में तुम हो कौन? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। एक तरफ सच्चाई जानने के लिए पुजारी की उत्सुकता, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से दबा हुआ एक रहस्य। शौर्य अभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था, पुजारी जी को भी नहीं, इसलिए उनके सवाल को टालते हुए बस इतना ही कहा, पुजारी जी, मैं आपसे ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, बस ये समझिए कि पांडवों का अज्ञातवास चल रहा है और इसलिए इस वक्त किसी भी हाल में उनकी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा आगे? आखिर कौन है शौर्य और क्या वो ज्यादा देर तक इस तरह छिपकर रह पाएगा? क्या वो अपने दुश्मनों का पता लगा पाएगा? और अब शिप्रा के घर वालों का अगला कदम क्या होने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए बेगर हस्बैंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। तभी बीच में गले को खराशते हुए बलवंत राय के दामाद यानी नैना के पति राजकुमार टंडन ने गंभीर स्वर में कहा, वैसे तो यहाँ के कमिश्नर के साथ आपके संपर्क तो है ही, मैं कोशिश करूंगा कि कानून मंत्री के द्वारा भी उन पर थोड़ा प्रेशर बिल्ड करूं, हो सकता है कुछ असर हो। इस पर बृजभूषण राय ने भी समर्थन करते हुए कहा, हाँ हाँ, ये बढ़िया रहेगा। तभी राजदीप राय ने भी कुछ सोचते हुए अपना विचार व्यक्त किया, इन सबके साथ हमें परिवार के लिए घर की सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। इस पर बलवंत राय ने एक लंबी सांस ली और चिंतित स्वर में बोले, इसके लिए मैंने भी कुछ सोचा है। जब तक इस मुख्तार का कोई इलाज नहीं हो जाता तब तक सिक्योरिटी का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। इन सब बातों के बीच शिप्रा एक कोने में अपने चेहरे पर गहरी उदासी लिए खड़ी थी, मानो उसका जीवन ही शून्य हो गया हो। तभी बीना जी शिप्रा को करुणा भरी दृष्टि से देखते हुए बोली, ये सब तो ठीक है, पर अभी जो हो गया है उसके बारे में आप सबका क्या विचार है? इस पर बलवंत राय ने उदास स्वर में पूछा, तुम किस बारे में बात कर रही हो बहू? असल में बलवंत राय बीना जी के कहने का मतलब तो समझ गए थे, फिर भी वो ये पक्का करना चाहते थे कि क्या बीना जी का कंसर्न शिप्रा को लेकर है या उनका इशारा किसी और बात की तरफ है। और तभी बीना जी ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं शिप्रा की शादी की बात कर रही हूं। बीना की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए वहां खामोशी छा गई, किंतु तभी सरला ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कटाक्ष किया, अब इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं किया जा सकता, जैसा भी हो शिप्रा की शादी उस भिखारी से तो हो ही गई है। अब मानो या ना मानो वो भिखारी ही इस घर का दामाद है। इतना कहकर सरला ने ऐसा चेहरा बनाया मानो उसे इस घर की सबसे ज्यादा फिक्र हो, लेकिन सरला की बात पर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वैसे भी ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे जानते तो सभी थे, पर कोई भी इसे मानना नहीं चाहता था। और तभी नैना जी भी जले पर नमक छिड़कते हुए बोली, ये एक ऐसी घटना है जिसे हजम करना हम सबके लिए ही बहुत मुश्किल है, पर सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता ना। इस पर बलवंत राय ने गुस्से से भरी तीखी आवाज में कहा, कोई इस बात से मुंह नहीं मोड़ रहा है नैना, हम सब जो यहां इकट्ठा हैं उसका कारण भी यही है कि इस हालात से कैसे निपटा जाए। बलवंत जी के शब्दों से जाहिर था कि वो नैना और सरला के कटाक्ष को भली भांति समझ चुके थे, इसीलिए नैना ने मुंह बनाते हुए नाराजगी भरे शब्दों में कहा, अरे हमने ऐसा भी क्या कह दिया बाबूजी, जो सच है वही तो बताया। इस पर बलवंत राय की आवाज कड़वी हो गई और वो कठोर स्वर में बोले, सच को जानने और उस पर कटाक्ष करने में बहुत अंतर होता है। वैसे भी यहां ऐसा कोई नहीं है जो सच्चाई से वाकिफ ना हो।
तभी जगताप परेशान होकर बोल उठे, इस बारे में आप ही कोई राह सुझाइए पिताजी। हम तो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इस स्थिति से कैसे निपटें। जो हुआ है उसके बारे में तो शहर भर में बातें भी शुरू हो जाएंगी। हमें जल्दी ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। इस पर बलवंत राय ने एक लंबी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, जिंदगी में कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है जब दिमाग काम करना बंद कर देता है। यह घटना भी कुछ ऐसी ही है जहां सही मायने में मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा। इसीलिए इसका निर्णय शिप्रा खुद ही करे तो बेहतर होगा। आखिर ये उसकी अपनी जिंदगी है, इसीलिए इसका निर्णय लेने का अधिकार भी इसी का है। हम तो बस ये कर सकते हैं कि इसके निर्णय को अपना पूरा समर्थन दें। सबकी निगाहें अब शिप्रा की तरफ मुड़ गईं कि वो क्या डिसीजन लेने वाली थी। शिप्रा ने जब सबकी निगाहें अपनी तरफ देखी तो कुछ पल तो वो शांत रही, फिर एक लंबी सांस लेकर भावुक लेकिन दृढ़ आवाज में बोलने लगी, अभी तक जो भी मेरी जिंदगी में हुआ उसमें आप सबने ही अपने हिसाब से अच्छा बुरा सोचकर निर्णय लिया और मैं उसमें अपनी सहमति देती रही। चाहे वो निर्णय विहान और मेरी शादी का हो, वहां भी आपने ये नहीं देखा कि लड़का कैसा है। आपको तो बस इसकी फिक्र थी कि दोनों परिवार बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पावरफुल हो जाएंगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि सफर में एक मुश्किल पड़ाव क्या आया, विहान मैदान छोड़कर भाग गया। इतना कहते ही शिप्रा की आंखों से आंसू की एक बूंद गाल तक लुढ़क आई, जिसे पोंछकर उसने एक बार फिर खुद को हिम्मत दी और दृढ़ आवाज में आगे बोली, अंत में कौन आखिर समय तक आपके साथ खड़ा रहा, इस बात को सोचूं तो इस मामले में वो भिखारी ज्यादा हिम्मत वाला था। वो मार खाता रहा पर मुख्तार के गुंडों के सामने झुका नहीं। झुका भी तब जब बात राहुल की जान पर बनाई। उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वो भिखारी होकर हमारा दर्द समझ रहा था। और एक वो विहान था जो हमारे साथ पूरी जिंदगी जीने की कसम खाने वाला था, लेकिन उसने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे ऊपर क्या बीती है। हाँ, मैंने खुद उसे वहां से दुम दबा के भागते देखा था। अब इसे अपने लिए मैं अच्छा समझूं या बुरा कि उसकी सच्चाई शादी होने से पहले ही सामने आ गई, या ये सोचकर दुखी हूं कि मेरी शादी एक भिखारी से हो गई। इतना बोलकर शिप्रा रुककर सबके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लगी, पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इस पर शिप्रा एक बार फिर मायूसी भरे शब्दों में बोली, और अब जब हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं, तब आप कह रहे हैं कि मैं जो भी निर्णय लूंगी आप उसमें मेरा साथ देंगे। अब आप ही बताइए कि इस स्थिति में मैं क्या ही निर्णय ले सकती हूं। इतना बोलकर शिप्रा का गला रूंध गया और वो अपने दादाजी की तरफ देखने लगी। उधर दूसरी तरफ मुख्तार भाई पूरे लश्कर के साथ जेल पहुंच चुके थे। उनके साथ वकीलों की फौज थी। मुख्तार के भाई रजत को आज फाइनली बेल मिल गया था। रजत जेल से छूटकर बाहर आया और अपने भाई की कार में उसके पास आकर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी नाराजगी के भाव थे। वहीं जब मुख्तार ने अपने भाई को यूं मुंह फुलाए नाराजगी से बैठे देखा तो वह हल्की मुस्कान के साथ बोल उठा, बरखुरदार, अब तो खुश हो जाओ, तुम जेल से बाहर आ गए हो। रजत उखड़े हुए स्वर में बोला, क्या जो मैंने सुना है वो सही है? ये सुनकर मुख्तार रजत की ओर पलटा और उलझन भरी आवाज में बोला, अब मुझे क्या पता कि तुमने क्या सुना है। तभी रजत ने अपने दांत पीसते हुए सीधे ही पूछ लिया, कि आपने शिप्रा की शादी भिखारी से करवा दी? अरे हाँ, लेकिन ये तो खुशी की बात है ना। मैंने उससे तुम्हारी बेइज्जती का ऐसा बदला लिया है कि जिंदगी भर वो किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी। ये कहते हुए मुख्तार के चेहरे पर गहरी संतुष्टि का भाव झलक रहा था, मानो उसने कोई बड़ा तीर मार दिया हो। इस पर रजत झल्ला उठा और नाराजगी भरे शब्दों में बोला, यही तो नहीं करना था भाई। आपको सिर्फ उसकी शादी होने नहीं देनी थी, मुझे उससे शादी करनी थी, पर आपने क्या किया? उसकी शादी एक भिखारी से करवा दी। हाँ, मुख्तार ने रजत को ठंडे दिमाग से समझाते हुए कहा, देख मेरे भाई, ये मत भूल कि उसने सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि हमारी भी बेइज्जती की है, और ऐसी लड़कियों को घर की जीनत नहीं बनाया जाता। बाकी अगर तुम्हें ज्यादा ही उस लड़की की चुल मची हुई है तो उसके लिए और भी रास्ते हैं। जरूरी नहीं है कि उससे शादी ही की जाए।
इतना कहकर मुख्तार एक पल के लिए रुका और राय परिवार द्वारा की गई अपनी बेइज्जती को याद करते हुए गंभीर लहजे में बोला, मुझे उसके परिवार का घमंड तोड़ना था, जिसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना जरूरी था। तुम्हें याद नहीं है क्या? उसके परिवार को हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ने में उनकी इज्जत पर आंच आ रही थी। अब जब एक भिखारी से उसकी शादी हो गई है तो क्या इज्जत रह जाएगी उस परिवार की? अब जब हर जगह उस परिवार की ही चर्चा हो रही है तो उसका घमंड तो चूर चूर होगा ना। मुख्तार की बात सुनकर रजत के चेहरे पर अब थोड़ी संतुष्टि के भाव थे, लेकिन तभी उसकी आंखों में खतरनाक इरादे की चमक दिखाई देने लगी और वो तुरंत बोला, आप देख लेना, मैं उस लड़की को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। इस पर मुख्तार ने उसे वक्त की नजाकत समझाते हुए कहा, अरे भाई, तुम्हें जो भी करना है वो कर लेना, लेकिन अभी कुछ दिनों तक शांत रहो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अभी अभी बेल पर छूटे हो और फिर दोबारा जेल चले जाओ। रजत को देखकर लग नहीं रहा था कि मुख्तार की बात उसको समझ में आ रही है, और तभी उसने कुछ सोचा और ड्राइवर से गाड़ी रोकने का आदेश दिया। अरे गाड़ी क्यों रुकवा रहे हो? मुख्तार ने संशय भरे लहजे में पूछा। तो रजत अपने शरारती अंदाज में बोला, क्या भाई, जानते हो ना कितने दिनों बाद जेल से छूटा हूं, मुझे थोड़ा चेंज चाहिए। इस पर मुख्तार ने उसे घूरते हुए चेतावनी दी, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अभी कुछ ऐसी वैसी हरकत मत करना कि मुझे फिर से तुम्हारी बेल के लिए धक्के खाने पड़े। टेंशन मत लो भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर रजत गाड़ी से नीचे उतर गया। यहां राय साहब की हवेली में शिप्रा की बात एक तरह से सबके मुंह पर तमाचा ही थी, क्योंकि जब घर के बड़ों को भी ये समझ नहीं आया कि वो शिप्रा के लिए क्या निर्णय लें, तब उन्होंने आसान रास्ता अपनाया और अपना पल्ला झाड़कर शिप्रा पर ही सब कुछ छोड़ दिया। वहीं बलवंत राय को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उनको सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए था, तब एक तरह से उन्होंने भी गिव अप कर दिया था। इसलिए वो पछतावे की गहरी भावना के साथ बोल उठे, मुझे माफ करना मेरी बच्ची, कि इस समय तुम्हारी हालत क्या होगी मैं सोच ही नहीं पाया, जबकि मुझे सोचना चाहिए था कि हम सबसे ज्यादा ये समय तुम्हारे लिए चुनौती भरा है। इतना कहकर बलवंत राय ने बाकी घर वालों की तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोले, मैं इस मुद्दे पर बाकी घर वालों की राय भी जानना चाहता हूं। इस पर जगताप ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें उस लड़के को अपने घर में ले आना चाहिए और हालात को थोड़ा नॉर्मल होने देने का इंतजार करना चाहिए। जब लगेगा कि हालात अब ठीक है और बाहर हमारे परिवार के बारे में बातें होनी अब लगभग बंद हो गई हैं, तो सही समय देखकर फिर दोनों का तलाक करवा देंगे। इतना कहकर जगताप बाकी घर वालों का चेहरा देखने लगा, मानो अपनी बात पर सबकी सहमति चाहता हो। खुद बलवंत राय भी जगताप की बात से संतुष्ट दिखाई दिए। उन्हें भी लगा कि समय यही सबसे अच्छा समाधान होगा। इसीलिए उन्होंने सभी की ओर देखा और भारी आवाज में सबकी राय जानने के लिए पूछा, तो बताओ कौन कौन जगताप की बातों से सहमत है? बाकी घर वालों को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या राय दें, इसीलिए उन्होंने भी जगताप की बात का समर्थन कर दिया। लेकिन वहीं जब सरला ने देखा कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसने अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए कहा, तो क्या अब एक भिखारी आकर हमारे घर में रहेगा? सरला ने बोल तो दिया, पर जब उसने बलवंत राय का गुस्से में लाल चेहरा देखा तो उसने अपनी नजर दूसरी तरफ फेर ली। तो क्या होगा आगे? क्या राय परिवार एक भिखारी को अपना बना पाएगा, या उनका डिवोर्स लेने का फैसला ही सही साबित होगा? आखिर रजत के मन में क्या चल रहा है, क्या होने वाली है उसकी अगली चाल? जानने के लिए सुनते रहिए बेगर हस्बैंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। परिवार के सभी लोग जब एक निष्कर्ष पर पहुंच गए तो बलवंत राय ने गंभीर लेकिन स्नेह भरी आवाज में शिप्रा से कहा, शिप्रा बेटा, हम सबको इस स्थिति में सबसे अच्छा उपाय यही नजर आ रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में भी कुछ है तो तुम बता सकती हो। शिप्रा को भी ज्यादा कुछ नहीं सूझा, वैसे भी उसने अब खुद को तकदीर के हवाले कर दिया था। इसीलिए वो मायूसी से भरी थकी आवाज में बोली, मेरी किस्मत में आगे क्या लिखा है ये मुझे भी नहीं पता, पर शायद आप सबके हाथ में भी इससे ज्यादा कुछ है नहीं
जो आप कर सकते हैं, इसलिए मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है। इस पर राजदीप राय ने अपनी बेटी शिप्रा का हौसला बढ़ाते हुए कहा, कहते हैं गहरे अंधकार के बाद एक खूबसूरत सवेरा होता है। मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी की जिंदगी में भी वो सवेरा जल्दी ही आएगा। फिर किसी अच्छे लड़के से जो तुम्हें पसंद हो, उससे तुम्हारी शादी कर देंगे। इतना सुनते ही शिप्रा झल्ला उठी और गुस्से से भरी आवाज में बोली, अब और कितनी शादी करवाएंगे पापा? हो तो गई एक। आपको क्या लगता है कि जिंदगी जीने के लिए किसी का साथ होना जरूरी है? नहीं, मैं अकेले ही अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। मुझे जिंदगी जीने के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अब किसी और पर विश्वास कर पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। अब मैं अपने जीवन की डोर किसी और के हाथ में नहीं दे सकती। और आप आगे से मुझसे इस बात की अपेक्षा भी मत कीजिएगा कि एक से तलाक लेने के बाद मैं किसी और से शादी करूंगी। अगर आपकी ये शर्त है कि शादी जरूरी ही है, तो फिर तलाक कराने की जरूरत ही नहीं है। इतना कहकर शिप्रा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके अंदर भावनाओं का एक सैलाब सा उमड़ रहा था, जिसे वो न जाने कैसे काबू कर रही थी। सबने शिप्रा की बात को सुना, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि एक तरह से देखें तो अभी शिप्रा के जख्म इतने ताजा हैं और तुरंत ही ये सब चर्चा भी शुरू हो गई है। बलवंत राय को भी लगा कि ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं था कि शिप्रा के लिए आगे क्या करना है, बल्कि ये समय तो बस अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का था। इसीलिए बलवंत राय ने गंभीर और निर्णायक स्वर में कहा, अब हम शिप्रा के भविष्य को लेकर क्या करना है, इस पर बात नहीं करेंगे। वो आगे देखेंगे कि भविष्य हमसे क्या करवाता है। फिलहाल के लिए उस लड़के को अपने घर लाओ और हालात के नॉर्मल होने का इंतजार करो। लेकिन सरला देवी कहां बाज आने वाली थी। उन्हें तो अपना ओपिनियन देना ही था। इसीलिए वो एक बार फिर कटाक्ष भरे शब्दों में बोल उठी, हे भगवान, यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब एक भिखारी के साथ रहना पड़ेगा। इस पर बलवंत राय तमतमा उठे और तेज आवाज में बोले, बहू, तुम अपनी बेहुदा बातें आखिर कब बंद करोगी? लेकिन सरला ने अब भी अपनी जुबान को काबू में नहीं किया और तंज भरे लहजे में बोली, अब मैंने क्या गलत बोल दिया? भिखारी को भिखारी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मुझे तो उसको देखकर भी घिन आ रही थी। तभी बलवंत राय ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कठोर आवाज में कहा, बहू, एक बात गांठ बांध लो, अगर वो लड़का भिखारी था भी तो आज के बाद भिखारी नहीं रहेगा। हम खुद देखेंगे कि उसे किसी काम में इन्वॉल्व किया जाए। बलवंत राय की बात सुनकर सरला देवी ने बुरा सा मुंह बना लिया और उसी समय बृजभूषण राय चिंतित आवाज में बोल उठे, पर पिताजी, अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि वो भिखक। पर इतना कहते ही बृजभूषण का सामना अपने पिताजी की लाल आंखों से हो गया और वो तुरंत अपने कहने के तरीके को बदलते हुए बोला, वो मैं कह रहा था कि हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लड़का है कहां। तभी राजदीप राय ने बात को संभालते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, हाँ पिताजी, जब शिप्रा बेहोश होकर गिर गई थी तो हम सब उसी में लग गए थे। शायद उसी समय वो लड़का यहां से चला गया था। इस पर बलवंत राय खींच पड़े और अपने दांत पीसते हुए बोले, अरे तो गया कहां होगा? यहीं कहीं आसपास ही होगा। ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा। और अगर कुछ लोगों को भी लगाना पड़े तो लगा दो, पर उसे ढूंढ कर लाओ। तभी राजदीप राय ने सिर हिलाते हुए तुरंत कहा, ठीक है पिताजी, मैं देखता हूं। मैं कुछ लोगों को उसे ढूंढने में लगा देता हूं। इस पर बलवंत राय ने खुद को शांत करते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब सबको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। इतना कहकर बलवंत राय कुछ सोचने लगे और फिर गंभीर आवाज में आगे बोले, और हां, एक और बात जो मेरे दिमाग में चल रही है। हमारे परिवार का समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खास करके शिप्रा का। ऐसा करते हैं कि कल शिप्रा को लेकर मंदिर चलते हैं और इसके नाम से पूजा कराते हैं। ये सुनते ही बीना जी तपाक से बोली, आप सही कह रहे हैं पिताजी, मैं भी कुछ ऐसा ही चाह रही थी। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में शौर्य भी सोकर उठा ही था। वो अब भी भिखारी के भेष में ही था। तभी वहां पुजारी बाबा आए। उनके साथ एक 20-21 साल की लड़की भी थी, जो पुजारी बाबा की पोती है। शौर्य पहले भी मेघा से मिल चुका था। आखिर परिवार के नाम पर पुजारी बाबा की एक पोती ही तो है। असल में मेघा के माता पिता की मृत्यु 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिसके बाद पुजारी बाबा ने ही उसे पाला। अब किसी तरह मेघा मेडिकल की पढ़ाई करने लगी है और अब वीकेंड्स पर यहां आकर अपने बाबा से मिलती है। शौर्य ने देखा
कि आज मेघा के चेहरे पर परेशानी की लकीरें हैं। खैर, जब मेघा की नजर शौर्य से मिली तो वो सादगी से बोली, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। शौर्य ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये सुनकर मेघा उसे आश्चर्य से देखने लगी और फिर उत्सुकता से बोल उठी, भैया बोल सकते हो? शौर्य ने मजाक करते हुए जवाब दिया, हाँ, अभी 2 दिन पहले मैं घोड़ी से गिरा और मेरी आवाज वापस आई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेघा लगभग उछल पड़ी और फिर झेपते हुए बोली, मेरा मतलब आपकी आवाज वापस आ गई, ये अच्छी बात है। शौर्य हल्के से हंस दिया। तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? शौर्य ने पूछा। तो मेघा का चेहरा एक पल के लिए लटक गया, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, पढ़ाई का क्या है भैया, मैं सोच रही हूं कि कहीं जॉब कर लूं, पर बाबा मानते ही नहीं। मेरी पढ़ाई के चक्कर में इनका सब कुछ तो बिक गया। अब एक रहा सहा घर बचा हुआ है, वो भी बेचना चाहते हैं। इस पर पुजारी भावुक उठे और तुरंत बोले, अरे पगली, मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी संपत्ति तो तुम हो। वैसे भी उस घर का क्या करना है, जब मैं रहता तो मंदिर में ही हूं। मेरा सपना तो तुम्हें डॉक्टर बनते देखने का है। मेरे डॉक्टर बनने के जुनून ने बाबा का सब कुछ बिकवा दिया। इतना बोलते हुए मेघा की आंखें छलक उठी। तभी शौर्य ने सांत्वना देते हुए कहा, अरे पगली, संपत्तियों का क्या है, जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो जो चाहे अपने बाबा के लिए खरीद लेना। इस पर मेघा ने मायूस होकर कहा, ऐसा नहीं है भैया, 1 वीक में मुझे 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। पता नहीं इतनी जल्दी घर का सौदा हो पाएगा भैया नहीं, और उसके चक्कर में बाबा परेशान रहेंगे सो अलग। इतना कहकर मेघा ने एक नजर अपने बाबा को देखा और फिर शौर्य को देखते हुए आगे बोली, मैं अपने बाबा को अपने लिए इतना परेशान नहीं देख सकती। और फिर ये तो अभी की बात है, मान लिया 1 वीक में इन्होंने पैसों का इंतजाम कर भी लिया, लेकिन फिर 6 महीने के बाद 2 लाख और देने पड़ेंगे। मेरे हॉस्टल में रहने का जो खर्च होता है वो अलग से है। अब आप ही बताओ, घर बिकवाने से अच्छा ये नहीं है कि मैं कहीं जॉब कर लूं। ये कहकर मेघा शौर्य से अपनी बात का समर्थन चाहती थी ताकि उसे अपने बाबा को कन्विंस करने में आसानी हो, लेकिन पुजारी बाबा पहले ही दृढ़ता से बोल उठे, अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, जैसे भी होगा मैं इंतजाम कर लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना खून भी क्यों ना बेचना पड़े। तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तुम बस वो करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। देख रहे हैं भैया, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूं कि मेरे कारण मेरे बाबा को खून बेचने की नौबत आ जाए। मेघा ने फिर से शौर्य से समर्थन की उम्मीद में उसकी तरफ देखा। शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तुम्हारी चिंता यह है कि तुम्हारी वजह से बाबा को परेशानी न हो। मेघा उलझन भरी स्थिति में बोली, हाँ, और क्या कारण होगा? इस पर शौर्य ने गहराई से कहा, अगर तुम्हारे बाबा को पैसों के लिए परेशान ना होना पड़े तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि शौर्य बातें क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बोली, फिर मुझे क्या दिक्कत होगी भैया, पर ये संभव नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पूरी पढ़ाई के दौरान फीस, हॉस्टल और रहने खाने का कुल खर्च कितना होगा? शौर्य ने पूछा। मेघा को समझ नहीं आया कि वो क्यों पूछ रहा है। यही सवाल पुजारी बाबा के मन में भी था। दोनों सेमेस्टर पूरे होते होते कम से कम 5 लाख रुपए खर्च होंगे भैया। मेघा ने थोड़ा हिसाब लगाकर जवाब दिया। उसके लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन शौर्य ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दो। मेघा अब भी उलझन में थी। अकाउंट नंबर? अकाउंट नंबर का आप क्या करेंगे भैया? तुम दो तो सही। शौर्य ने फिर जोर देकर कहा। यह सुनकर मेघा असमंजस में अपने दादाजी की ओर देखने लगी। पुजारी बाबा को भी कुछ समझ नहीं आया। शौर्य के जोर देने पर मेघा ने अकाउंट डिटेल्स दे दी। शौर्य ने पुजारी बाबा से फोन लिया, लेकिन जब उसने कॉल लगाने की कोशिश की तो कॉल नहीं लगा क्योंकि बैलेंस खत्म हो चुका था। शौर्य को याद आया कि एक रात पहले उसने इसी फोन से एक आईएसडी कॉल की थी, शायद उसी में सारा बैलेंस खत्म हो गया होगा। ये सोचकर उसे पुजारी बाबा पर दया आई। उसने मेघा का फोन लिया और कॉल लगाकर किसी से बात की। मेघा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा जरूर शौर्य उसके साथ मजाक कर रहा है। उससे रहा नहीं गया और उसने संदेह जताते हुए पूछ ही लिया, क्या भैया, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मेघा को यह भी याद था कि उसने तो 5 लाख की जरूरत बताई थी,
लेकिन शौर्य ने सामने वाले से 6 लाख भेजने को कहा। उसके लिए तो यह बात अविश्वसनीय थी कि शौर्य के पास इतने पैसे भी हो सकते हैं। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, बस 5 मिनट इंतजार कर लो, फिर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि मैं कैसा मजाक कर रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार की गाड़ी से उतरने के बाद रजत अपनी अय्याशियों में डूबने के लिए अपने फेवरेट ठिकाने पर आ पहुंचा था। नशे में धुत उसने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। थोड़े इंतजार के बाद जब दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठाया तो रजत अपनी भारी आवाज में बोला, हेलो बिरजू, कहां हो तुम? दूसरी तरफ से एक चापलूसी भरी आवाज आई, आपकी दी हुई ड्यूटी ही निभा रहा हूं सर जी। इस पर रजत ने अपने होंठ गीले करते हुए लालसा भरे शब्दों में कहा, अरे वाह, कहां है वो अभी? अभी तो वो अपने घर पर ही है भाई, बिरजू ने तुरंत जवाब दिया। तभी रजत ने सख्त लहजे में हुक्म दिया, ठीक है, जैसे ही वो घर से बाहर निकले तुम सबसे पहले मुझे खबर करोगे। जी बॉस, जैसा आपका हुक्म। तो क्या होगा आगे? किस पर नजर रख रहा है बिरजू? आखिर रजत के दिमाग में चल क्या रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए बेगर हस्बैंड, ओनली ऑन पॉकेट FM। साथ मेघा के फोन पर नोटिफिकेशन आया। मैसेज पढ़ते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके अकाउंट में 6 लाख रुपए क्रेडिट हुए थे। वो कभी अपने मोबाइल को तो कभी शौर्य की तरफ देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है उसके सिर्फ एक फोन कॉल पर 6 लाख रुपए उसके अकाउंट में आ सकते हैं। मेघा ने खुद को संयमित किया और शौर्य के पास जाकर जिज्ञासु स्वर में बोली, कौन है आप? इस पर शौर्य ने कंधे उचका के पूछा, क्या मतलब हुआ इस सवाल का? फिर शांत स्वर में बोला, तुमने कहा था कि अगर दादाजी को परेशानी नहीं होगी तो तुम पढ़ाई तसल्ली से करोगी। अब तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। मेघा ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की, वो तो मैं करूंगी भैया, पर मैं ये जानना चाहती हूं कि आप कौन हैं और अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप इस तरह की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? इस पर शौर्य मेघा की आंखों में झांकते हुए बोला, क्या यह भी कोई कंडीशन है? जवाब में शिप्रा ने प्यार भरी आवाज में कहा, नहीं भैया, ये एक बहन की जिज्ञासा है जिसे वो शांत करना चाहती है। पुजारी बाबा भी खुद को रोक नहीं पाए और गंभीर स्वर में बोले, हाँ बेटा, मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम भिखारियों वाली जिंदगी जी रहे हो। इस पर शौर्य ने शांत लेकिन विचारपूर्ण आवाज में कहा, बाबा, ऐसे कुछ हालात है कि मैं अभी दुनिया के सामने आ नहीं सकता, इसलिए मेरे बारे में आप भी ना ही जाने तो ही ठीक रहेगा। शौर्य खुद को अभी दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो सोच रहा था कि इन्हें बताना ठीक रहेगा या नहीं। पुजारी बाबा भी शौर्य पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते थे। वे स्नेहपूर्ण अंदाज में बोले, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा बेटे। पर मेघा के मन में कुछ और ही चल रहा था। जब शौर्य ने देखा कि मेघा कुछ बोल नहीं रही है तो उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक इतनी शांत क्यों हो गई? मेघा किसी गहरी उलझन में थी। वो बोली, मैं आपसे इतने ज्यादा पैसे नहीं ले सकती हूं जब मुझे पता है कि मैं इतनी जल्दी ये पैसे आपको वापस भी नहीं कर पाऊंगी। पुजारी बाबा भी मेघा की बात का समर्थन करते हुए बोले, हाँ बेटा, मेघा ठीक कह रही है, हम तुम्हारा ये एहसान चुका नहीं पाएंगे। शौर्य ने पुजारी बाबा की बात काटते हुए दृढ़ता के साथ कहा, क्या बाबा, आप भी मेघा की बातों में आ रहे हैं? क्या आपने एक भिखारी को मंदिर में जगह देकर एहसान किया था? वैसे भी ये पैसे मैं कोई उधार नहीं दे रहा हूं जो मुझे वापस चाहिए। मैं ये पैसे अपनी बहन को उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए दे रहा हूं। पुजारी बाबा तपाक से बोले, पर बेटे, तुम्हारी खुद की हालत भी तो बहुत अच्छी नहीं है, तुम्हें खुद भी तो पैसों की जरूरत होगी। इस पर शौर्य बेफिक्री से बोला, अरे बाबा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, ये पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। ये सुनकर मेघा को बेहद आश्चर्य हुआ। वो बोली, क्या भैया, अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप यूं मुफलिसी की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? इस पर शौर्य गंभीर लेकिन स्पष्ट आवाज में बोला, यही बात तो मैं अभी पब्लिक नोटिस में नहीं लाना चाहता। तुम बस ये जान लो कि मेरे पास इतना पैसा है कि अगर मैं दोनों हाथ से भी लुटाना शुरू कर दूं तो भी अपना पैसा खत्म नहीं कर पाऊंगा। शौर्य के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेघा हैरान होकर बोली,
भैया, आपकी बातों और आपकी मुफलिसी भरी जिंदगी में कोई सामंजस्य नहीं है। इस पर शौर्य ने मेघा को समझाते हुए कहा, मेघा, तुम मेरे इस होलिये पे मत जाओ। इसके पीछे एक लंबी कहानी है जो तुम्हें समय के साथ ही पता चलेगी। मेघा को अब भी हिचक हो रही थी। ये देखकर शौर्य हौसला देते हुए बोला, अब ज्यादा संकोच करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और डॉक्टर बनकर अपने बाबा को गौरव महसूस करवाओ। और हाँ, इसके अलावा भी तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बस अपने भाई को याद कर लेना। शौर्य की इस बात पर मेघा भावुक होकर बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। इस पर शौर्य शिकायती लेकिन प्यार भरे लहजे में बोला, लो फिर वही बात, भाई बोलती हो और फिर ऐसी बात करती हो। क्या कोई भाई अपनी बहन की मदद करके एहसान करता है? अगर तुम मुझे दिल से भैया कहती हो तो फिर कभी दोबारा ऐसी बात मत कहना। अचानक मेघा की आंखें छलक आईं। वो भावुक होकर बोली, बिल्कुल नहीं भैया, अब भूल कर भी मैं अपने भाई को शिकायत का मौका नहीं दूंगी और मैं आपको बेस्ट डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। पुजारी बाबा भी दोनों का स्नेह देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने शौर्य के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज इतने वर्षों बाद भगवान ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने तुम्हें मेरी परेशानी दूर करने के लिए मेरे पास भेजा है। शौर्य मेघा को प्यार से देखते हुए बोला, अरे नहीं बाबा, भगवान का आशीर्वाद तो मुझे मिला है जो मुझे इतनी प्यारी बहन मिल गई। अब कमरे का माहौल थोड़ा बदल गया था। पुजारी बाबा के चेहरे का रंग भी बदल चुका था। उनकी चिंता अब दूर हो गई थी। मेघा भी अब खुश नजर आ रही थी। आज उसे एक नया रिश्ता मिल गया था, एक भाई मिल गया था। अब चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूं, शौर्य प्यार भरे लहजे में बोला। कुछ देर बाद मंदिर की सीढ़ियों के बाहर रोड पर शौर्य ने एक रिक्शा रुकवाया और मेघा उसमें बैठकर चली गई। शौर्य वापस मुड़ा और वापस मंदिर की ओर हो लिया। अभी वो कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि उसके पास से गुजरती हुई 3 कारें मंदिर के सामने आकर रुकी। जैसे ही कार से उतरने वाले लोगों पर शौर्य की नजर पड़ी, उसके कदम जहां के तहां ठहर गए। वो तुरंत एक पेड़ की ओट में चला गया और ध्यान से उन्हें देखने लगा। शौर्य ने देखा कि उन कारों में कुछ जाने पहचाने चेहरे मौजूद हैं। सबसे पहली कार में ही उसे शिप्रा नजर आ गई, जो अपनी फैमिली के साथ आज मंदिर आई है। पेड़ के पीछे छुपा शौर्य पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उनकी नजर से बचा रहे। फिर जब शौर्य ने देखा कि शिप्रा की पूरी फैमिली मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई, तो वो पेड़ के पीछे से बाहर आ गया। वो सीधे पुजारी बाबा के कमरे में चले जाना चाहता था ताकि शिप्रा और उसकी फैमिली की नजर से ओझल रह सके। अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक बाइक उसके पास से गुजरकर शिप्रा की फैमिली की गाड़ियों के पीछे खड़ी हो गई। वेशभूषा से ही बाइक पर मौजूद दोनों लोग गुंडे मवालियों जैसे लग रहे थे। शौर्य को दोनों का व्यवहार भी थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो चलता हुआ उन गुंडों के करीब पहुंच गया ताकि उन दोनों की बातें सुन सके। वही दोनों मवालियों का ध्यान अब भी मंदिर की सीढ़ियों की तरफ ही था और तभी उनमें से एक ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया और धीमी आवाज में बोला, बॉस, आपकी चिड़िया यहाँ मंदिर आई हुई है। इस पर दूसरी तरफ से भी कुछ कहा गया, जिसके जवाब में वो फिर से बुदबुदाते हुए बोला, उसकी फैमिली के कुछ लोग भी उसके साथ हैं बॉस। मंदिर में उन्हें थोड़ा समय तो लगेगा ही, और जहां तक भीड़ का सवाल है तो मंदिर है, लोग तो यहाँ आते जाते ही रहते हैं, पर इस समय यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं है। इसके बाद वो गुंडा अपने बॉस की योजना सुनने लगा और फिर चापलूसी भरे अंदाज में बोला, ठीक है बॉस, आप जल्दी करना, मैं यहीं पर आपका इंतजार करता हूं। उसकी बात से शौर्य इतना तो समझ गया कि ये सब शिप्रा के ही चक्कर में है और इन लोगों का इरादा ठीक नहीं है, और ये भी कि जिससे भी ये बात कर रहा था वो कुछ ही देर में आने वाला है। अब शौर्य विचार करने लगा कि ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। वो खुद उनके सामने नहीं आना चाहता था, इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो जल्दी से भागकर पुजारी बाबा के कमरे में पहुंच गया। पुजारी बाबा खुद तो कमरे में नहीं थे, पर उनका मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था, जिसे उठाकर शौर्य ने झट से पुलिस को कॉल कर दिया। सर, मैं बैकुंठपुर के मंदिर से बोल रहा हूं, यहां कुछ बुरा होने वाला है, शौर्य ने गंभीर आवाज में कहा। तो पुलिस अधिकारी ने संदेह से भरी कड़क आवाज में पूछा, क्यों भाई, क्या बुरा होने वाला है? इस पर शौर्य ने जो देखा और सुना था वो पूरी बात पुलिस अधिकारी को बता दी। शौर्य की बात पर पुलिस अधिकारी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा,
अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो समझ लेना तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। इस पर शौर्य अपना बचाव करते हुए बोला, मैं गलत क्यों बोलूंगा सर, मैंने तो अभी अभी जो देखा और सुना बस वही बता रहा हूं। इसके बाद शौर्य कमरे से बाहर निकला और उन मवालियों पर नजर रखता हुआ पुलिस का इंतजार करने लगा। इधर शिप्रा अपनी फैमिली के साथ मंदिर के अंदर आ चुकी थी। इस वक्त शिप्रा के साथ बीना जी, राजदीप राय, बलवंत राय, राहुल और घर के कुछ और सदस्य भी मौजूद थे। बीना जी ने पूजा का सामान पुजारी को देते हुए शिप्रा के नाम से पूजा करने को कहा। पुजारी बाबा ने पूजा की सामग्री ली और विधि अनुसार शिप्रा के नाम से पूजा करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद परिवार के सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान से अपनी और अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शौर्य अब भी उन दोनों मवाली पर नजर रखे हुए था। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और तभी 2 गाड़ियां उन मवालियों के पास आकर रुकीं और गाड़ी में से रजत बाहर आया। उसके साथ ही कुछ और गुंडे भी गाड़ी से बाहर निकल आए। अब तक शौर्य समझ रहा था कि आने वाला व्यक्ति इन गुंडों का बॉस मुख्तार होगा, पर यह तो कोई और ही है। वैसे तो शादी वाली रात उसने रजत को नहीं देखा था, लेकिन उसके हाव भाव, पहनावे और एटीट्यूड को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि ये वही भाई है जिसके लिए मुख्तार ने इतना बवाल कर दिया था। शौर्य ने महसूस किया कि ये लोग पहुंच चुके हैं और पुलिस का तो नामो निशान ही नहीं है। वो सच में खुद सामने नहीं आना चाह रहा था। कहां है मेरी बुलबुल? गाड़ी से उतरने के बाद रजत ने ऐंठ कर पूछा तो बाइक वाले गुंडे ने जवाब दिया, बॉस अभी वो अंदर मंदिर में ही है। रजत के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वो एक्साइटेड होकर बोला, तो देर किस बात की है, चलो खेल शुरू किया जाए। मेरी बुलबुल, मुद्दतों बाद आज होगा दीदार, तेरी हर अदा करती है मेरे सीने पर वार। लेकिन तभी उसके एक साथी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, बॉस मंदिर के अंदर से उसको उठाना सही रहेगा क्या? अबे तुम डर किससे रहे हो बे? मेरे रहते किसकी हिम्मत है जो हमारे काम में बाधा डाले? रजत ने रौब झाड़ते हुए कहा। इस पर उसका साथी उसे याद दिलाते हुए बोला, पर मुख्तार भाई ने तो कहा था कि अभी कुछ दिनों तक पब्लिक प्लेस में आप कुछ हरकत ना करें। भाई अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुख्तार भाई को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इतना सुनते ही रजत ने उस आदमी का गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, देख मैं बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, जितनी जल्दी हो सके उसे उठाओ और ले चलो यहाँ से। अगर कोई गड़बड़ होती है तो मैं देख लूंगा। लेकिन बॉस एक बार मुख्तार भाई से बात कर लें क्या? मवाली ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन रजत किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। मेरा कहना काफी नहीं है क्या? मैंने कहा ना, भाई को मैं संभाल लूंगा, और अब अगर किसी ने भी नानुकुर की तो मैं उसका भेजा यहीं खोल के रख दूंगा। रजत के सर पर जुनून सवार था। तो क्या होगा आगे? क्या रजत अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाएगा या उसका जुनून एक बार फिर से उसे ले डूबेगा? पुलिस तो आई नहीं, तो आखिर अब क्या करेगा शौर्य? जानने के लिए सुनते रहिए बेगर हस्बैंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। के दिल में शिप्रा के लिए हमदर्दी का भाव पैदा हुआ। वो शिप्रा को हर हाल में इस हैवान से बचाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सबके सामने आए बिना रजत के प्लान पर पानी कैसे फेर पाएगा। तभी अचानक उसे शिप्रा का मासूम चेहरा याद आने लगा। कितनी मजबूर थी वो शादी वाले दिन। और तभी शौर्य ने निर्णय लिया कि वो अंतिम क्षण तक पुलिस का इंतजार करेगा। लेकिन अगर कोई रास्ता ही नहीं बचा तो वो शिप्रा के लिए सामने आने से भी नहीं हिचकिचाएगा। मजबूरी में ही सही, पर शिप्रा से उसकी शादी हो चुकी थी और पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म होता है। अब वो शिप्रा को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकता था। वहीं अब गुंडों ने रजत को कोई नसीहत देने की जुर्रत नहीं की और वो सब भी अपने बॉस के पीछे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। शौर्य भी सावधानी के साथ उन सबके पीछे हो लिया। वहीं मंदिर में पुजारी बाबा पूजा की प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, जिसके बाद वो शांत स्वर में शिप्रा से बोले, जाओ बेटा, मंदिर की परिक्रमा कर लो। बीना जी ने भी शिप्रा से कहा, हाँ बेटी, तुम परिक्रमा कर लो, हम भोग लगाकर और दान दक्षिणा देकर आते हैं। राहुल, तुम भी दीदी के साथ जाओ। राहुल के साथ शिप्रा मंदिर से बाहर आई और मुख्य मंदिर की परिक्रमा के लिए बढ़ने लगी, जहां पहले से ही कई लोग परिक्रमा कर रहे थे।
राहुल ने अपना फोन निकाला और मंदिर में लगी खूबसूरत चित्रकारी की फोटो लेने लगा और अपनी ही धुन में शिप्रा आगे बढ़ गई। सभी के साथ शिप्रा भी हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करते हुए सिर झुकाए मंदिर की परिक्रमा करने लगी। अभी उसने एक ही चक्र पूरा किया था कि उसने देखा कि कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। सर झुकाई ही शिप्रा ने साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति फिर से उसके सामने आ गया। ऐसा होने पर शिप्रा को अजीब एहसास हुआ। उसने धीरे से सिर उठाया और जैसे ही उसकी नजर सामने वाले व्यक्ति पर पड़ी तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके सामने वो आदमी खड़ा था जिसकी घटिया हरकतों का खामियाजा शिप्रा ने भरा था। वासना से भरा रजत ललचाई आंखों से शिप्रा को घूर रहा था। मारे घबराहट के शिप्रा ने अटकते हुए लफ्जों में कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? इस पर रजत अपनी परिचित कुटिल मुस्कान के साथ बोला, सुना था शादी के बाद लड़कियां अपने एक्स को भूल जाती हैं, लेकिन चलो शुक्र है कि मैं तुम्हें याद तो हूं। जेल में दिन रात मैं बस तुम्हें ही याद करता था, कसम से बहुत याद किया। मेरा रास्ता छोड़ो, शिप्रा ने दांत पीसते हुए कहा। इस पर रजत ने व्यंग भरे शब्दों में कहा, ये लो छोड़ दिया। इतना बोलकर रजत शिप्रा के सामने से थोड़ा साइड हुआ, पर उसके पीछे उसके बाकी के चमचे दीवार बनकर खड़े थे। वहां मौजूद परिक्रमा कर रहे लोग जिन्होंने ये मंजर देखा वो भी अपनी जगह खड़े हो गए, क्योंकि रजत के गुंडों ने पूरा रास्ता ही रोक दिया था। मंदिर की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि यह मंदिर पहाड़ी नुमा एक टीले पर स्थित था, जिसके सामने से सीढ़ियां चढ़कर लोग ऊपर मंदिर में आते थे। उसके बाद गोलाई में मंदिर के चारों तरफ रेलिंग लगी हुई थी और रेलिंग के दूसरी तरफ खाई थी, जो कहीं कहीं पर ज्यादा गहरी तो कहीं कम गहरी थी। वही मंदिर की साइड में 12 से 15 फुट का गलियारा बना हुआ था, जिस पर लोग परिक्रमा करते थे। शिप्रा ने जब देखा कि रजत के गुंडों ने पूरा रास्ता ही जाम कर रखा था, तो उसने रजत की तरफ पलटकर पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? इस पर रजत ने तंज भरे स्वर में कहा, ये हुई ना बात, अब क्या तुमने सही क्वेश्चन, तो इसका सीधा सा जवाब है कि मैं तुम्हें चाहता हूं, और एक तुम हो कि मुझे भाव ही नहीं देती। अगर तुमने मेरे प्यार को ठुकराया ना होता तो ये जो मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी एक भिखारी से हो गई है वो नहीं होती। कहते हुए रजत जोर जोर से हंसने लगा। अपनी बकवास बंद करो और रास्ता छोड़ो मेरा। शिप्रा झल्ला उठी। रजत की बातें उसका खून जला रही थीं, लेकिन वो उसका कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। तभी रजत ने शिप्रा की तरफ एक कदम बढ़ाया और उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारा रास्ता छोड़ने के लिए रोका है? मुझसे ऐसी उम्मीद करना बेवकूफी है। हमने तुम्हें ऑप्शन दिया था मुझसे शादी करने का, पर अब तो तुम एक भिखारी की पत्नी हो। हाय। कहते हुए रजत ने अपने दिल पर हाथ रखा और उसे सहलाते हुए किसी लफंगे की तरह बोला, हाय कमबख्त, इस दिल का क्या जिसे अब भी तुम्हें पाने की हसरत है। साला तुम्हारे चक्कर में तो मैं जेल भी हो आया, और तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? रजत के घिनौने इरादे भांप कर शिप्रा बेहद डर गई, और जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो पलटी और तेजी से वापस भागने लगी। रजत को उम्मीद नहीं थी कि शिप्रा यूं फुर्ती दिखाएगी। वो तो अपनी ही दीवानगी में डूबा हुआ था। फिर जब उसे होश आया तो वो और उसके गुंडे भी तेजी से शिप्रा के पीछे भागने लगे। अब चाहे शिप्रा कितनी भी तेज क्यों ना हो, उसकी स्पीड रजत से तेज नहीं थी। जल्द ही रजत उसके पास पहुंच गया और उसने पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली। शिप्रा ने अपनी कलाई छुड़ाने की पूरी कोशिश की। वो रजत की मजबूत पकड़ से आजाद नहीं हो पा रही थी। यह हंगामा सुनकर जब शिप्रा की फैमिली वाले गलियारे में पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर वे भी अवाक रह गए। सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इधर जब शिप्रा को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने अपने दांत रजत के हाथ में गड़ा दिए, जिससे रजत को तेज चुभन महसूस हुई और उसकी पकड़ ढीली होते ही शिप्रा ने उसे एक जोर का धक्का दे मारा, जिससे रजत तेजी से पीछे की ओर खड़े अपने ही गुंडों पर गिर गया। रजत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शिप्रा इस तरह से फाइट बैक करेगी। ठीक से बैलेंस न हो पाने के कारण रजत की पीठ पर काफी चोट भी आई, जिससे उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया और अगले ही पल उसने अपने एक साथी से हॉकी स्टिक छीनी और शिप्रा को सबक सिखाने के लिए उसकी ओर बढ़ गया।
वहीं जब शिप्रा ने हॉकी स्टिक के साथ रजत को अपनी ओर बढ़ते देखा तो वो अपनी पूरी ताकत समेटकर फिर से मंदिर की सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। लेकिन आज रजत किसी भी कीमत पर शिप्रा को छोड़ने वाला नहीं था। वहीं मंदिर में मौजूद सभी लोग बस तमाशबीन बने हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इन गुंडों से शिप्रा को बचाने की कोशिश करें। इधर शिप्रा बेसुध होकर भाग ही रही थी कि तभी अपने ही दुपट्टे में उलझकर वो मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ी। उसी पल रजत मौका पाकर उसके पास आ गया और दांत भींचते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धक्का दिया, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। इतना कहकर रजत ने अपनी हॉकी स्टिक उठाई और तेजी से शिप्रा के सिर की ओर घुमा दी। वहीं जमीन पर पड़ी शिप्रा ने जब देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने बस जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो समझ गई कि अब उसका सिर फूटने से कोई नहीं बचा सकता। पर यह क्या? आंखें बंद किए ही शिप्रा ने महसूस किया कि हॉकी टकराने की आवाज तो आ रही है पर उससे नहीं। ये कैसे हो सकता है? इतना सोचकर शिप्रा ने अपनी आंखें खोल ली और नजर उठाकर देखा तो पाया कि कोई ढाल बनकर उसके ऊपर झुका है। वो जो कोई भी था, शिप्रा पर पड़ने वाली सभी लाठियां वो अपनी पीठ के ऊपर ले रहा था। शिप्रा समझ नहीं पाई कि ये कौन है जो अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाने के लिए सामने आया है। इधर जब रजत ने उस व्यक्ति को शिप्रा की ढाल बने देखा तो उसका हाथ रुक गया। इधर डर से नीचे बैठ चुकी शिप्रा के चेहरे पर खून की कुछ बूंदें गिरी तो उसने सर उठाकर ढाल बने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। उस व्यक्ति के चेहरे पर नजर पड़ते ही शिप्रा की आंखें फैल गई। एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि ऐसे मौके पर यह इंसान उसकी रक्षा के लिए आ जाएगा। जी हां, वो कोई और नहीं, शिप्रा का बेगर हस्बैंड शौर्य था। अब शिप्रा ही नहीं, वहां मौजूद हर इंसान हैरान था कि इतने सब लोगों के बीच किसी ने एक लड़की की इज्जत बचाने की हिम्मत की, तो वो भी एक भिखारी। बलवंत राय भी वहां दूर से ही ये सब देख रहे थे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें खुद कुछ करने का समय ही नहीं मिला। इधर रजत ने जब शिप्रा के इस रक्षक को देखा तो वो हैरान रह गया। खास तौर पर उसकी वेशभूषा और स्थिति देखकर रजत एक पल के लिए भौचक्का सा खड़ा रह गया। फिर उसने खुद को संभाला और वहीं उपस्थित भीड़ पर तंज कसते हुए कहा, कमाल है भाई, यहां इतने लोगों में अगर किसी का जमीर जागा भी तो एक भिखारी का। वहीं जब शौर्य ने देखा कि रजत ने हॉकी स्टिक चलाना बंद कर दिया है तो वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और पीछे पलटा। शौर्य सीधा तो हो गया था पर वो शिप्रा के सामने से नहीं हटा। अब शौर्य के सामने एक अजीब स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि वो ना तो शिप्रा को रजत के हाथों किडनैप होने दे सकता था और ना ही रजत पर हमला करके वहां सबका अटेंशन पा सकता था। आखिर यहां मौजूद लोग एक भिखारी से इतनी ज्यादा बहादुरी की उम्मीद नहीं कर सकते थे। ऐसे में अगर शौर्य कोई हीरोइक कारनामा कर देता तो वहां मौजूद लोगों के लिए विश्वास करना मुश्किल हो जाता कि शौर्य सच में कोई भिखारी है। शौर्य ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई बाहर आए। और तभी रजत ने शौर्य की बहादुरी का मजाक बनाते हुए कहा, ए भिखारी, मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूं कि तूने इन तमाशबीन मुर्दों को दिखाया कि बस एक तेरे अंदर ही शेर जैसा दिल धड़क रहा है, लेकिन हमारे सामने शेर बनने का कोई फायदा नहीं, तू बेमौत मारा जाएगा। इसलिए मेरा कहना मान और एक साइड खड़े होकर तू भी बस इन लोगों की तरह तमाशा देख। क्या समझा? शौर्य ने तो जैसे रजत की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो तो बस चाह रहा था कि पुलिस जल्दी से आ जाए। वो मन ही मन बोला, मुझे लगा था पुलिस बस फिल्मों में ही देर से आती है, कहां रह गए ये लोग। इधर जब रजत ने शौर्य की तरफ से कोई भी एक्शन होते हुए नहीं देखा तो कंधे उचकाते हुए बोला, जब तू खुद अपनी मौत को दावत देना चाहता है तो मैं क्या ही कर सकता हूं। कहते हुए रजत ने अपनी हॉकी स्टिक उठाई। वो शौर्य पर वार करने ही वाला था कि तभी शिप्रा का छोटा भाई राहुल बीच में आ गया और उसने रजत की हॉकी स्टिक पकड़ ली। रजत ने राहुल की इस हरकत को देखा तो उसने घिन्न भरी नजरों से उसे घूरा और बोला, अबे यार, अब इस चूजे के भी पर निकल आए। बेटा छोड़ो इसे वरना लग जाएगी। कहते हुए रजत जोर लगाकर हॉकी स्टिक छुड़वाना चाह रहा था,
लेकिन राहुल ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। तभी रजत ने गुस्से भरी आंखों से अपने साथियों को देखा और चीख कर बोला, कमबख्तो, देख क्या रहे हो तुम सब? हर चीज तुम्हें बोलनी पड़ेगी क्या? पकड़ो इसे। रजत का आदेश पाते ही उसके दो गुर्गे आगे आए और उन्होंने राहुल को खींचकर उसे रजत से अलग कर दिया। राहुल कसपसाता रहा, पर रजत के गुर्गों ने उस पर कोई रहम नहीं किया। अब रजत का टारगेट राहुल बन चुका था। वहीं राहुल को रजत के गुर्गों में फंसा देखकर शिप्रा की जान हलक में आ गई और वो तेज आवाज में चिल्लाई, नहीं, छोड़ो उसे, छोड़ दो मेरे भाई को। तो क्या होगा आगे? क्या एक बार फिर राहुल को बलि का बकरा बनाकर शिप्रा के साथ मनमानी की जाएगी, या इस बार शौर्य अपनी पहचान उजागर कर रजत को सबक सिखाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए बेगर हस्बैंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।